वेलकम टू स्टडी फिजिक्स। आज के लेक्चर में हम लोग गॉस लॉ को ही कंटिन्यू करेंगे। तो आज का जो हमारा पार्ट होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ चार्जेस, जिसमें हम लोग कुछ चार्जेस को इनसाइड रखेंगे और कुछ को बाहर रखेंगे। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स due to a large number of charges, मीन्स हम लोग एक से अधिक चार्ज लेंगे, उसमें से भी कुछ चार्जेस को इनसाइड रखेंगे और कुछ चार्जेस को आउटसाइड द वॉल्यूम रखेंगे। मीन्स कुछ को इनसाइड द क्लोजिंग वॉल्यूम और कुछ को आउटसाइड रखेंगे और उनकी वजह से देखेंगे कि हमारा क्या इलेक्ट्रिकल फील्ड होता है। सो सपोज हमने एक क्लोजिंग वॉल्यूम इस तरह से कंसीडर किया, तो इसके इनसाइड हमारा कुछ चार्जेस है Q1, Q2, Q3 इस प्रकार से, और भी है कई सारे। सो सपोज अप टू Qn है, और हमने बाहर कुछ चार्जेस रखा है Q1, Q2, Q3 इसी तरह से Qn हमारा इस प्रकार कुछ चार्जेस है। सो यहाँ इधर हमने स्मॉल n लिखा, सो इसको एक चेंज रखने के लिए इसको कैपिटल N रख लेते हैं। सो ये जो हमारा है वो Qn है। तो इस प्रकार से हमारा जो है वो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, कुछ चार्जेस इनसाइड है और कुछ चार्जेस आउटसाइड है। तो इनकी वजह से किसी एक पॉइंट पर, सपोज हमने इनसाइड किसी पॉइंट पर लेना है, तो हम सपोज यहाँ एक कोई पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं जस्ट एट द सरफेस, सपोज P। वो हम देखेंगे कि इनकी वजह से यहाँ क्या इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा और इनकी वजह से यहाँ पर क्या इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा। सो हम लोग यहाँ पर कहेंगे द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड due to all the charges at a point, हमारे लिए जो पॉइंट है वो है P पॉइंट। सो एट ए पॉइंट इज, वो किस तरह से होगा, सो इज एज फॉलो। वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मीन्स इन चार्जेस की कॉम्बिनेशन की वजह से जो इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रिकल फील्ड जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। सो सपोज इनसाइड चार्जेस की वजह से E1 प्लस E2 प्लस E3 सो ऑन टू हमारा En हो रहा है इस प्रकार से, और जो आउटसाइड चार्जेस हैं उनकी वजह से सपोज हमने कहा E1 डैश प्लस E2 डैश इस प्रकार से E3 डैश, E4 डैश, इस तरह से हमारा अप टू En डैश तक हमारा जो है वो इलेक्ट्रिकल फील्ड है। सो जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिकल फील्ड आएगा हमारा वो होगा बिकॉज ऑफ इन इलेक्ट्रिकल फील्ड का जो समेशन से रिजल्ट आएगा और एडिशन से जो रिजल्ट आएगा वो इस तरह से रहेगा। तो जब हमने इस प्रकार से कहा, जो हमें इलेक्ट्रिकल फील्ड, सपोज एक रिजल्टेंट इलेक्ट्रिकल फील्ड मिल गया, फिर हमने एक रिजल्टेंट एरिया भी इसी प्रकार से कवर करेंगे। अगर सपोज हम फ्लक्स कैलकुलेट करने का आइडिया करें, सो इस तरह से हम लोग क्या कहेंगे कि अगर हमने फ्लक्स का आइडिया करना है, सो द रिजल्टेंट फ्लक्स पासिंग थ्रू दैट पॉइंट, उस पॉइंट से जो रिजल्टेंट फ्लक्स पास हो रहा होगा उसको हम लोग क्या कह सकते हैं कि वो कुछ इस प्रकार से हो सकता है। वो किस तरह, तो देखिए
अगर हमने फ्लक्स कैलकुलेट करना है उस पॉइंट पर, तो हमको क्या करना पड़ेगा कि उस पॉइंट पर इंटीग्रेशन करना पड़ेगा क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एस, मीन्स हर एक की वजह से क्या इलेक्ट्रिकल फील्ड है और फिर उसका क्या एरिया है। सो इलेक्ट्रिकल फील्ड तो वहाँ पर एक फिक्स क्वांटिटी बनेगा। सो ये जस्ट हमारा जो है वो मीन्स कांस्टेंट की तरह रहेगा, हमको एरिया को इंटीग्रेट करना होगा। तो इस प्रकार से हर एक पॉइंट के लिए हमें जो है ना वो एक बार वैल्यू मिल जाएगा कि Q1 की वजह से E1 बन रहा है, Q2 की वजह से E2 बन रहा है। तो इस प्रकार से हम लोग को जो है वो क्या करना होगा। तो देखिए यहाँ पर इस चीज़ को अगर और भी हम लोग थोड़ा सा ब्रेक करके लिखेंगे तो किस प्रकार लिख सकते हैं कि ये क्लोज इंटीग्रल E1 वेक्टर प्लस डेल्टा S1 और DS1 इस प्रकार से, फिर नेक्स्ट की वजह से क्लोज इंटीग्रल E2 वेक्टर और DS2 वेक्टर इस तरह से। सो ये हमारा चलता रहेगा किस कहाँ तक, तो इनसाइड चार्जेस जो है वो हमारा En है और DSN इस तरह से जो है वो हमारा चलता रहेगा। और इनसाइड चार्जेस की वजह से जो फ्लक्स आएगा उनका समेशन कुछ इतना होगा। तो नेक्स्ट जो है हमारा वो इसी में फिर हम लोग देख लेते हैं कि आउटसाइड जो हमारा चार्जेस है उनकी वजह से जो भी फ्लक्स बनेगा उसको भी अगर हम लोग ऐड कर ले तो ये क्या होगा। देखिए E1 डैश और डेल्टा S1 डैश इस तरह से हम लोगों को लेना होगा। और सपोज आप दूसरा जो हमारा चार्ज है वो E2 डैश इस तरह से है, तो E2 डैश क्लोज इंटीग्रल E2 डैश। सपोज अगर सबका हमारा एरिया एक जैसा ही हो, मीन्स डेल्टा एस ही हो, हम अगर एक कॉमन कंडीशन कंसीडर कर लेते हैं कि वो हमारा जो है वो डेल्टा एस सबके लिए अगर सेम ही है, तो उस सिचुएशन में हम इस चीज़ को बार बार लिखने की हमें ज़रूरत नहीं होगी। सो ये जो है हम इस तरह से लिख सकते हैं क्लोज इंटीग्रल E2 अगेन DS। सो यहाँ पर भी हम लोगों को ये जो है सो डैश लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से हम लोग ये लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है वो हो जाएगा इस तरह से अगेन क्लोज इंटीग्रल ये हमारा En और डैश यहाँ और ये एरिया वेक्टर इनका इंटीग्रल। तो अब ये हमारा जो है वहाँ पर उस पॉइंट पर रिजल्टेंट फ्लक्स बन जाएगा बिकॉज ऑफ दी इनसाइड चार्जेस प्लस आउटसाइड चार्जेस। अब हम लोग अपने प्रीवियस वीडियो में देख ही चुके हैं, जो आउटसाइड पॉइंट हो जाता है उसके लिए जो ये वाला और ये वाला वेक्टर के बीच का जो हमारा ये एंगल बनता था वो इस तरह से हो रहा था कि हमारा जो वैल्यू था वो सॉलिड एंगल के लिए 0 बन जा रहा था। तो उस इंस्टेंट जो है ये सारा वैल्यू हमारा क्या हो रहा था, 0 बन जा रहा था। तो जब हमारा आउटसाइड पॉइंट के लिए सॉलिड एंगल 0 हो रहा था तो हम हर एक आउटसाइड पॉइंट के लिए जो हमको फ्लक्स आएगा उसका वैल्यू 0 रहेगा। सो हम लोगों को जो यहाँ पर फ्लक्स बचेगा वो ओनली बिकॉज ऑफ इनसाइड चार्जेस। सो इसको हम लोग यहाँ पर एक कमेंट कर लेते हैं कि एज द फ्लक्स ड्यू टू आउटसाइड चार्जेस इज 0, मीन्स उस सब की वजह से जो भी इलेक्ट्रिकल फ्लक्स बनेगा वो क्या होगा, 0 होगा। सो हमको जो टोटल फ्लक्स मिलेगा अब हम लोग कह सकते हैं कि वो ओनली बिकॉज ऑफ इनसाइड पॉइंट में जो भी चार्जेस है उसकी वजह से। सो क्या होगा, द टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू दैट पॉइंट, उस पॉइंट से जो भी फ्लक्स पास हो रहा होगा वो देखिए हमारा किस तरह से आएगा। हमने जो टोटल फ्लक्स को फाई से अगर कहा सो वो क्या होता है कि हम लोग ये चीज़ समझ चुके, ई डॉट डी एस जो होता है क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एस वो क्या होता है, चार्ज इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। सो अगर पहले वाले के लिए हम लोग सपोज कंसीडर करें E1 की वजह से और ये एरिया वेक्टर DS वहाँ पर जो है, तो उसमें अगर सपोज Q1 चार्ज इनक्लोज है तो उसकी वजह से ये हमारा हो रहा है।
फ्लक्स का वैल्यू, फिर ये जो दूसरा चार्ज है उसकी वजह से ये होगा। इसी तरह हमारा जो टोटल क्यू इनक्लोज है वो अप टू क्यू एन है, तो इस तरह जो है वो हमारा नेट फ्लक्स Q1/ε0, Q2/ε0, Q1/ε0 इस तरह से हमारा आएगा। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि ये जो हमारा क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एस का वैल्यू आ रहा है, क्लोज इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, ये क्या हो रहा है, तो हमारा ये हो रहा है 1/ε0 को अगर हम लोग हर बार आ रहा है, सो 1/ε0 को अगर हम लोग कॉमन करेंगे तो ये आ रहा है समेशन ऑफ क्यू इनसाइड। जो इनसाइड हमारा जितना भी चार्जेस है उनके समेशन को अगर हम लोग ε0 से डिवाइड करेंगे तो जो भी हमारा फ्लक्स होगा उस पॉइंट पर वो हम लोगों को मालूम हो जाएगा। तो ये था हमारा कुछ। अब हम लोग इस तरह से नेक्स्ट चीज़ में एप्लीकेशंस देखेंगे कि हम लोग गॉस लॉ का क्या क्या एप्लीकेशन कर सकते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर देखा जो इनसाइड चार्जेस है उनकी वजह से ही इलेक्ट्रिकल फील्ड और फ्लक्स मिल रहा है हम लोगों को। यहाँ पर जो आउटसाइड पॉइंट है उनकी वजह से जो है हमारा सॉलिड एंगल जीरो हो जाता है, तो उसकी वजह से हम लोगों को फ्लक्स जीरो मिलता है। तो इस प्रकार हम लोग जो है अब नेक्स्ट पॉइंट कंसीडर करेंगे कुछ एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ, मीन्स गॉस लॉ को हम लोग किस तरह से और भी चीज़ों के लिए यूज़ करेंगे। सो कुछ एप्लीकेशंस देखेंगे हम नेक्स्ट। तो जो नेक्स्ट है वो है हमारा एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। सो एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। सो गॉसेस लॉ का हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं या उससे हम लोगों को क्या क्या जो है वो बेनिफिट हो सकता है, इन सारे एप्लीकेशंस को हम लोग देखेंगे। तो हम लोग इसमें से इसको यूज़ करते हुए किसी भी वॉल्यूम के लिए या किसी भी पॉइंट के लिए हम लोग जो है वो इलेक्ट्रिकल फील्ड का आइडिया कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल फ्लक्स का आइडिया कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ हम लोगों ने पहले भी आइडिया किया था, तो उन्हीं चीज़ों को अब हम लोग यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लोग जो एक पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं अभी, पहले एप्लीकेशन में हम लोग देखने का ट्राई करते हैं कि किसी कंडक्टर के इनसाइड जो है वो हम लोगों को क्या फ्लक्स मिल सकता है या किसी कंडक्टर के इनसाइड क्या फ्लक्स बनता है। अगर ये हम लोग करने का आइडिया करें तो क्या होगा, देखिए। सो व्हेन a charged conductor is placed inside an electrical field। सो किसी कंडक्टर को अगर हम लोग एक इलेक्ट्रिकल फील्ड में रखते हैं, सो व्हेन ए चार्ज कंडक्टर इज प्लेस्ड इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उनकी वजह से हम लोगों को भी देखना है कि क्या फ्लक्स बनेगा। तो जब कोई चार्ज कंडक्टर को हमने एक इलेक्ट्रिकल फील्ड में रखेंगे तो क्या होगा, पहले वहाँ पर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस होगा, ये हम लोग सीख चुके हैं। उसकी वजह से दोनों ही सरफेसेस पर चार्ज का एक्यूमुलेशन होगा, चार्ज इकट्ठा होगा, तो उनकी वजह से एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिकल फील्ड इनसाइड द कंडक्टर बनेगा और वो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिकल फील्ड काउंटर करता रहेगा उस इलेक्ट्रिकल फील्ड का, जिसकी वजह से रीडिस्ट्रीब्यूशन वहाँ पर हुआ होता है। और ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिकल फील्ड अपना स्ट्रेंथ तब तक बढ़ा रहा होगा जब तक ये इस इलेक्ट्रिकल फील्ड के इक्वल ना हो जाए। तो हम लोग ये चीज़ फर्स्ट चैप्टर मीन्स इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड पोटेंशियल में देख चुके हैं। तो वहाँ पर क्या होता है, जब भी कंडक्टर को इनसाइड इलेक्ट्रिकल फील्ड रखते थे तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस हो जाता था दोनों सरफेसेस पर, और एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिकल फील्ड इनसाइड बनता था और वो तब तक अपना स्ट्रेंथ बढ़ा रहा होता था जब तक वो उस इलेक्ट्रिकल फील्ड के इक्वल ना हो जाता था। और इस वजह से क्या हम लोग कहते थे कि इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिकल फील्ड जो होता है वो जीरो होता है। तो हम लोग यहाँ पर ये कह रहे हैं नेक्स्ट चीज़ कि हम कंसीडर कर रहे हैं, सो एंड वी कंसीडर
हम लोग ये कंसीडर कर रहे हैं कि वहाँ पर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेज हो चुका है। मीन्स हमने जब इलेक्ट्रिकल फील्ड में इस कंडक्टर को रखा तो हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, जो चार्ज उस पर है वो उसका रीडिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है। तो एंड वी कंसीडर द रीडिस्ट्रीब्यूशन of charge is complete, of charge is complete। सो उस चार्ज का जो है वो रीडिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है। तो अगर हम लोग इसको थोड़ा सा पिक्टोरिकली समझने का ट्राई करेंगे तो देखिए किस तरह से हो सकता है। सपोज हमारे पास एक क्यूब है, वो कंडक्टर का ही है, सो क्यूब के शेप में है। तो सपोज हमने कुछ इस तरह से कंसीडर किया कि ये हमारा जो है वो क्यूब है। तो इस प्रकार ये हमारा क्यूब होगा कुछ इस तरह से। तो इस तरह से कुछ हम लोग कुछ क्यूब बना लेंगे। ये हमारा क्यूब रहेगा इस प्रकार। तो अभी हम लोग यहाँ पर सपोज इसको किसी इलेक्ट्रिकल फील्ड में रखे हैं। तो सपोज यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिकल फील्ड ई है। तो इस इलेक्ट्रिकल फील्ड में हमने इस कंडक्टर को रखा, इसके ऊपर सपोज ये एक चार्ज कंडक्टर है। सो हमने एक चार्ज, इस कंडक्टर के ऊपर एक चार्ज है, उसको हमने एक इलेक्ट्रिकल फील्ड में रखा। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि चार्ज का जो है वो रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। किस प्रकार से, तो यहाँ पर जो है एक इलेक्ट्रिकल फील्ड, जैसे यहाँ पर जो अगर हम इसको सोर्स इलेक्ट्रिकल फील्ड कहें, तो जिसकी सोर्स में हमने इस कंडक्टर को रखा है, तो यहाँ पर जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिकल फील्ड बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा कि वो इसके अपोजिट में हो। तो अगर सपोज यहाँ पर नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाए और यहाँ पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाए, तो हम लोग क्या कहेंगे कि जो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है वो किस तरह से रहेगा कि जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिकल फील्ड बनेगा वो इसको काउंटर करेगा। सो यहाँ जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिकल फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो हम लोग को कुछ इस तरह है कि वो इस सोर्स इलेक्ट्रिकल फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। मीन्स इस तरह हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर जो होगा वो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा। और ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिकल फील्ड अपना स्ट्रेंथ तब तक बढ़ा रहा होगा जब तक वो इस सोर्स इलेक्ट्रिकल फील्ड के इक्वल ना हो जाए। तो इस प्रकार हम लोग क्या कहेंगे कि अब अगर हम लोग किसी एक पॉइंट को काउंटर करेंगे तो वहां पर ये इलेक्ट्रिकल फील्ड इस डायरेक्शन में और ये इलेक्ट्रिकल फील्ड इस डायरेक्शन, सेम ही मैग्नीट्यूड का। सो इनसाइड जो है वो हम लोग क्या कह पाएंगे कि इलेक्ट्रिकल फील्ड जो होता है वो जीरो हो जाएगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पर ये कंसीडर किया कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज कंप्लीट हो चुका है। तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिकल फील्ड अपने मैक्सिमम स्ट्रेंथ को रीच हो चुका है। ये सारी चीज़ें होने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि हमें ये देखना है इसमें कि कंडक्टर के इनसाइड क्या फ्लक्स हो रहा है, ये हमारा एम है। सो अब हम क्या करेंगे कि वी ड्रॉ ए क्लोज्ड सरफेस। अब हम लोग को इनसाइड में चेक करना है तो इसलिए हम लोग एक क्लोज सरफेस ड्रॉ करेंगे। कहाँ, तो इनसाइड में। सो वी ड्रॉ ए क्लोज सरफेस इनसाइड द कंडक्टर। सो इनसाइड द कंडक्टर हम लोग अब एक क्लोज सरफेस ड्रॉ करेंगे। तो किस प्रकार से कि सपोज हमने यहाँ पर एक क्लोज सरफेस, यहाँ पर जो है वो डेल्टा एस, इफ सपोज इस तरह से हमने एक, या एस, इस तरह से हमने एक सरफेस ड्रॉ किया। तो अब इस सरफेस से होता हुआ जो कुछ भी फ्लक्स बाहर आ रहा होगा उसके बारे में अगर हम लोग आइडिया करने का ट्राई करेंगे तो किस प्रकार से कर सकते हैं, तो वो हमारा जो है इसमें एम होगा। सो हम लोग अब क्या कह सकते हैं कि एज द इलेक्ट्रिकल फील्ड, यहाँ पर इस पूरे सरफेस, क्या इस पूरे ही कंडक्टर के इनसाइड हमारा जब इलेक्ट्रिकल फील्ड जीरो है तो इस सरफेस के इनसाइड भी इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या होगा, जीरो ही होगा। सो हम लोग क्या कह सकते हैं कि एज द इलेक्ट्रिकल फील्ड inside
the charged conductor, so inside the charge conductor हमारा क्या है, इलेक्ट्रिकल फील्ड इज 0। हम लोग ये बात देख चुके हैं, क्योंकि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिकल फील्ड जो होगा वो सोर्स इलेक्ट्रिकल फील्ड का क्या होगा, स्ट्रेंथ वाइज इक्वल हो जाएगा। तो इस तरह जो इलेक्ट्रिकल फील्ड इनसाइड द कंडक्टर बनेगा वो क्या बनेगा, तो 0। तो जब हमारा इलेक्ट्रिकल फील्ड 0 हो जाएगा तो हम लोग जानते हैं फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिकल फील्ड के ऊपर ही तो डिपेंडेंट होता है। फाई इज इक्वल्स टू क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एस। तो जब हमारा ई ही 0 हो रहा है तो फ्लक्स को तो 0 होना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, द फ्लक्स फाई इज इक्वल्स टू क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एस, ये क्या होगा, ये भी 0 होगा, इज ऑल्सो 0 होगा। तो इस तरह हम लोग ये देखेंगे कि जो कुछ भी वॉल्यूम हो वो अगर इनसाइड द कंडक्टर होगा, इनसाइड द कंडक्टर, इवन इफ हमने अगर सपोज कोई कैविटी भी बना लिया तो उसके ऊपर भी जब हम लोग कुछ चार्ज देंगे तो उसकी वजह से भी जो होगा हम लोगों को नेट फ्लक्स 0 ही होना पड़ेगा, क्योंकि वो कैविटी भी उस कंडक्टर के इनसाइड में ही है। तो हम लोग इस चीज़ को अगर और भी थोड़ा सा समझने का ट्राई करें तो वो क्या होगा कि जब हमने सपोज यहाँ पर कोई कैविटी लिया, उस कैविटी पर हम अगर जब कोई प्लस क्यू चार्ज देंगे तो उसकी वजह से अगर हम सपोज एक उसको घेरता हुआ एक गॉसियन सरफेस ले उससे बाहर, तो हम लोग क्या कहेंगे कि उस गॉसियन सरफेस के इनसाइड तो फ्लक्स को 0 होना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि वो तो कंडक्टर के इनसाइड है। तो अगर हमने यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज लिया, इसका मतलब इस इनसाइड में ही इक्वल अमाउंट ऑफ माइनस क्यू चार्ज है, तो वो कहाँ पर जाएगा, उसके इनर सरफेस पर जो है वो इकट्ठा होगा, और इसकी वजह से यहाँ पर जो है सो ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बन जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर जो भी प्लस क्यू चार्ज दिए हुए रहेंगे वो क्या होगा कि इसके सरफेस पे आकर के कलेक्ट हो जाएगा और इनसाइड इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहेगा। तो यही चीज़ हम लोग जो है यहाँ पर फाइंड करेंगे कि जो कभी भी कंडक्टर के इनसाइड कोई भी वॉल्यूम होगा उसके लिए इलेक्ट्रिकल फील्ड 0 होगा और फ्लक्स 0 होगा। तो हम लोग यहाँ पर कुछ पॉइंट नोट कर सकते हैं। सो हमारा कुछ नोट हो सकता है यहाँ, वो क्या, वो इस तरह से हो सकता है कि हम किसी भी टाइम जो है अगर कंडक्टर के इनसाइड देखेंगे, सो एज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए चार्ज कंडक्टर इज 0, जब इलेक्ट्रिकल फील्ड किसी भी चार्ज कंडक्टर के इनसाइड जो है वो 0 है, तो क्या हम कह सकते हैं कि इसकी वजह से वो अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड 0 है तो इलेक्ट्रिकल फील्ड किसके ऊपर डिपेंडेंट होता है, KQ/R²। तो अगर 0 होना है तो उस इंस्टेंट Q ही 0 होगा, तभी पॉसिबल है कि इलेक्ट्रिकल फील्ड 0 होगा। तो इसका मतलब ये भी होता है कि एज द इलेक्ट्रिकल फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर इज 0, जैसे देखिए इसको हम लोग छोटा पॉइंट अगर आइडिया करके लिखे, ई को हम लोग क्या लिखते थे, KQ/R² लिखते थे ना, तो हम लोग वहाँ पर क्या कहते थे, क्योंकि ये फोर्स QE के इक्वल हो जाता था, आप किसी भी तरह से इसको समझ सकते हो। सो यहाँ पर E जो है वो हमारा KQ/R²। अब अगर E को 0 होना है तो ये देखिए ये टर्म एक कांस्टेंट है, ये भी एक डिस्टेंस लेने के बाद आपके एक कांस्टेंट ही रहेगा। तो अगर E को 0 होना है तो उस इंस्टेंट Q को ही 0 होना पड़ेगा। सो एज द इलेक्ट्रिकल फील्ड इनसाइड ए चार्ज कंडक्टर इज 0, ये हमको क्या बता रहा है कि वहाँ पर चार्ज न्यूट्रलिटी है, विच also leads to electrically neutrality of or neutral condition, electrically neutral condition of a conductor। अगर कोई कंडक्टर जो है उसके ऊपर हम लोग कुछ भी चार्ज रखेंगे तो हम लोग यहाँ पर ये देख रहे हैं कि वो इनसाइड जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, यहाँ पर R होगा।
सो जस्ट हम लोग इसको यहाँ पर ही लिख लेते हैं। तो ये जो है हमारा कंडक्टर इस तरह से। तो उसकी और अगर हम लोग कुछ भी चार्ज रख रहे हैं तो वो क्या हो रहा है कि हम देख चुके हैं कि कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रिकल फील्ड जो होगा वो जीरो बनेगा। तो उसकी वजह से इनसाइड इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी रहेगा, मीन्स जितना चार्ज हम वहाँ पर देंगे उसके इनसाइड में जो है वो इक्वल अमाउंट ऑफ उतना ही नेगेटिव चार्ज डेवलप होना पड़ेगा, तभी पॉसिबल है कि वहाँ पर इलेक्ट्रिकल फील्ड जीरो होगा। और जब वहाँ पर इलेक्ट्रिकल फील्ड जीरो हो जाएगा तो इस तरह से हमको किसी भी कंडक्टर के इनसाइड जो कुछ भी क्लोज्ड वॉल्यूम होगा उसके लिए फ्लक्स जीरो होगा, इलेक्ट्रिकल फील्ड जीरो होगा, उसके इनसाइड चार्ज भी जीरो होगा। सो कुछ और भी कंक्लूजन, दो एक कंक्लूजन हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, नेक्स्ट टाइम के लिए हमारे लिए हेल्पफुल रहेगा। सो कुछ कंक्लूजन अगर हम लोग यहाँ पर देखने का ट्राई करेंगे तो क्या हो सकता है कि देखिए कि हम लोग यहाँ पर ये चीज़ रिपीटेडली बार बार बोल रहे हैं, वो क्या कि एनी वॉल्यूम inside a conductor, any volume inside a conductor will be न्यूट्रल। वो क्या होगा? न्यूट्रल होगा। नेक्स्ट एक पॉइंट और भी हम लोग क्या कह सकते हैं कि जब भी कभी हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, ये भी बार बार, जब भी कभी हम एक चार्ज दे रहे हैं तो इनसाइड इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल कंडीशन होने की वजह से उसके इनसाइड में इक्वल अमाउंट अपोजिट चार्ज को डेवलप होना पड़ेगा, तभी वो चीज़ जो है वो हमारा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो पाएगा। सो हम लोग ये कह रहे हैं कि जब भी कभी हम कोई चार्ज उस कंडक्टर के ऊपर रखेंगे तो वो सारा चार्ज जो होगा उसके सरफेस पर एक्यूमुलेट हो जाएगा और इनसाइड चार्ज जो है वो जीरो बनेगा। सो व्हेन ए charge is injected anywhere इन द कंडक्टर, अगर किसी कंडक्टर पर हम लोग कुछ चार्ज इंजेक्ट कर रहे हैं, मीन्स दे रहे हैं, तो इट विल कम टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। सो जब भी कभी हम लोग कुछ चार्ज इंजेक्ट करेंगे कंडक्टर पे तो वो चार्ज क्या होगा, पूरा का पूरा कंडक्टर के सरफेस पर एक्यूमुलेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको इनसाइड इलेक्ट्रिकल फील्ड जीरो बनाना है। सो इसका रीज़न यही हो सकता है, अगर आप रीज़न लिखने का ट्राई करोगे तो इसका रीज़न यही हो सकता है कि इसको इनसाइड इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल कंडीशन बनाना है। सो इन ऑर्डर टू मेक इंटीरियर पार्ट चार्ज फ्री और ऑलवेज चार्ज फ्री। सो चार्ज फ्री, हमेशा जो है इंटीरियर पार्ट को चार्ज फ्री रखने के लिए वो क्या करेगा, उस पर जो कुछ भी चार्ज हम लोग उसके इनसाइड कहीं पर भी दिए होंगे वो सारा चार्ज हमारे सरफेस पे आकर के एक्यूमुलेट हो जाएगा, ताकि इनसाइड इलेक्ट्रिकल फील्ड जीरो हो, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल फ्लक्स जीरो हो जाएगा। सो हम लोग आज के लिए यहीं पर रुकते हैं, नेक्स्ट टाइम हम कुछ और भी एप्लीकेशंस देखेंगे। सो थैंक यू, with request to share and subscribe. So thank